आज बात करते हैं वीरता की एक ऐसी कहानी की जो असल में सिर्फ बहादुरी की कहानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी की मास्टर क्लास है। एक ऐसी कहानी जहां आत्मसमर्पण करना हार नहीं बल्कि जीत का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। तो चलिए इस कमाल की रणनीति की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक भयानक अल्टीमेटम से। मथुरा शहर चारों तरफ से घिरा हुआ है और राजा जरासंध की शर्त बिल्कुल सीधी है, या तो अपने दो सबसे बड़े हीरो कृष्ण और बलराम को मेरे हवाले कर दो, या फिर पूरे शहर को तबाह होते हुए देखो। बस यहीं से कहानी का असली खेल शुरू होता है। सोचिए जरा, जरासंध की विशाल सेना ने मथुरा को एक लोहे के पिंजरे की तरह जकड़ रखा है। शहर में खौफ का सन्नाटा है और महल के अंदर एक ऐसा संकट है जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। मथुरा का भविष्य बस एक हाँ या ना पर टिका है। अब दरबार में क्या होता है? जाहिर है इस पर जबरदस्त बहस छिड़ जाती है। एक तरफ है दरबारी जिनके लिए ये सरासर अपमान है, एक हार है। वो कहते हैं ये सरेंडर नहीं, ये तो हमारी हार का दस्तावेज है। लेकिन दूसरी तरफ है कृष्ण, जो इसे बिल्कुल अलग नज़र से देख रहे हैं। उनके लिए ये इमोशंस का नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से की जाने वाली राजनीति का वक्त है। और तब कृष्ण अपना वो तर्क सामने रखते हैं जिसने पूरे दरबार को हिलाकर रख दिया। वो कहते हैं कि राजनीति का पहला नियम है, अगर लाखों की जान बचाने के लिए एक का बलिदान जरूरी हो तो वही सबसे बड़ा धर्म है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये एक गहरा रणनीतिक सिद्धांत था। अब इतना विरोध हुआ, लेकिन फिर भी कृष्ण की योजना मान ली जाती है। और जैसे ही ये खबर शहर में फैलती है, एक तनाव और उदासी का माहौल बन जाता है। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके रक्षक, उनके हीरो खुद को दुश्मन के हवाले करने जा रहे हैं। तो प्लान क्या था? सुनने में तो बहुत सीधा और सच कहें तो काफी निराशाजनक लगता है। पहला कदम, जरासंध को सरेंडर का मैसेज भेजो और फिर अगली सुबह दोनों भाई अकेले ही शहर के दरवाजे से बाहर निकलकर दुश्मन की पूरी सेना के सामने चले जाएंगे। हर कदम मौत की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा था। जैसे ही ये खबर फैलती है, पूरे शहर में मानो मातम छा जाता है। लोगों को लग रहा है कि उनके रक्षक उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर मौत के मुंह में जा रहे हैं। हर गली, हर घर में बस निराशा और दुख का माहौल है। लोगों का दिल टूट चुका है। वो इसे किसी रणनीति के तौर पर नहीं देख पा रहे। उन्हें तो बस ये लग रहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। उनकी चीखें इस पल की तकलीफ को और बढ़ा रही हैं। ये क्षण इतना भारी था कि वफादार द्वारपाल भद्रसेन ने भी हुक्म मानने से इनकार कर दिया। सोचिए, एक गार्ड अपने राजा का आदेश मानने से मना कर रहा है, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि अपने ही हाथों से अपने नायकों को मौत के कुएं में धकेलने जैसा था। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दुश्मन के कैंप में। वहां जरासंध दोनों भाइयों को अकेले आता देखकर उनका मजाक उड़ा रहा है। उसे पूरा यकीन है कि जीत उसकी मुट्ठी में है। वो ये नहीं जानता कि कहानी में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। और ठीक यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो अब तक एक हार लग रही थी, क्या वो सच में हार थी, या ये किसी बहुत बड़ी, बहुत गहरी चाल का बस पहला कदम था? जैसे ही कृष्ण और बलराम जरासंध के करीब पहुंचते हैं, युद्ध के मैदान का पूरा नजारा ही बदल जाता है। जो चीज एक सीधा साधा सरेंडर लग रही थी, वो अब एक बहुत ही घातक जाल में तब्दील होने वाली है। अचानक आसमान काला पड़ जाता है। एक ऐसा भयानक तूफान उठता है जो दुश्मन की पूरी सेना को अंधा और भ्रमित कर देता है। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, ये एक इशारा था कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। और फिर आसमान में प्रकट होते हैं वो दिव्य शस्त्र, नारायण का सुदर्शन चक्र और बलराम का शक्तिशाली हल। और जैसे ही ये शस्त्र नजर आते हैं, सबको समझ आ जाता है कि अब शक्ति का संतुलन पूरी तरह से पलट चुका है। और इसी पल जरासंध को एहसास होता है कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। वो समझ जाता है कि उसे एक ऐसे जाल में फंसा लिया गया है जहां से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लड़ाई तो जीत ली गई, पर असली रणनीति, असली मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था। इस योजना का आखिरी और सबसे शानदार हिस्सा अब सामने आने वाला था। जब जरासंध हारा हुआ, बेबस सामने खड़ा है, तो बलराम एक ऐसी बात कहते हैं जो सबको चौंका देती है। वो कहते हैं, इसकी जान बख्श दो।
अब सवाल ये उठता है कि क्यों कोई अपने सबसे बड़े दुश्मन को जिंदा क्यों छोड़ेगा? और यहीं पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, स्ट्रेटेजिक मर्सी, यानी रणनीतिक दया। ये सिर्फ रहम दिखाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये अपने दुश्मन को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करने की कला है ताकि भविष्य में उससे भी बड़ा फायदा उठाया जा सके। और यहाँ इस दया के पीछे का जीनियस लॉजिक सामने आता है। बलराम जानते थे कि अपमानित जरासंध बदला लेने जरूर लौटेगा, और इस बार वो अकेला नहीं आएगा। वो हर दिशा से सभी दुश्मनों को इकट्ठा करके लाएगा। मतलब उन्हें दुश्मनों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब खुद एक जगह आकर खत्म हो जाएंगे। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि कभी-कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका हो सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब एक वापसी ही सबसे बड़ा हमला बन जाती है।